भाई 10 साल पहले अगर 1 लाख एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किए होते ना तो आज 10 लाख होते हैं। काश मैंने उस टाइम मारुति में 10 लाख रुपए डाले होते तो आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता। ये बातें सभी ने सुनी है। और मज़े की बात पता है क्या है? इन सारी बातों में एक चीज़ सबसे कॉमन है। ये इतने हाई रिटर्न्स, बल्कि हाई रिटर्न्स नहीं, मल्टीपल फोल्ड्स रिटर्न देने वाली कंपनीज। रेट्रोस्पेक्टिवली देखना कि कौन सी कंपनी ने उस टाइम से अभी तक कितना रिटर्न दिया, ये बहुत आसान है और सबसे यूजलेस चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सही में पॉसिबल है ऐसी कंपनीज को ढूंढना? क्या कोई ऐसे फैक्टर्स और मैट्रिक्स है जिनको एनालाइज करने से ऐसी कंपनियों के मिलने की प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कोई भी कितना ही बोल ले, ऐसी कंपनी उसको ढूंढने के लिए ये एनालिसिस कर लो, ये फंडामेंटल फैक्टर्स देख लो, पर जानते सब है कि ऐसी कंपनी उसको ढूंढना और फिर वो ऐसी परफॉर्मेंस देते रहे, इतने हाई रिटर्न्स, वो भी लॉन्ग टर्म में, ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। मतलब इनके मिलने और होने दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इस वीडियो का मेन एम ये है कि कैसे हम इन वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज के मिलने के चांसेस को बढ़ा पाए, और साथ ही साथ कैसे हम उन कंपनीज से दूर रह सके जो कि वेल्थ बढ़ाना तो दूर, इन्वेस्टर के पैसे को सिर्फ बर्बाद करती है। तो मेरा नाम है मीत जोशी, आपकी तरह एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। और अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम समझेंगे वेल्थ क्रिएशन और ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता क्या है, और स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स और कंपनीज कैसे एक इन्वेस्टर की वेल्थ को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करती है। फिर हम बनाएंगे एक छोटी सी चेकलिस्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और मैट्रिक्स की, जिसको यूज करके हम वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाली कंपनियों से बच सके। और आखिरी में हम जानेंगे उन फंडामेंटल फैक्टर्स और मैट्रिक्स के बारे में जो कि वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज में होना बहुत ज़रूरी है, और उन फैक्टर्स और मैट्रिक्स से बनाएंगे एक चेकलिस्ट जिससे कि वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज को के मिलने के चांसेस को हम बढ़ा पाए। तो होता यह है कि जब भी कोई कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, ये अपने ऑपरेशन से लोगों को किसी भी प्रकार की वैल्यू प्रोवाइड करती है और ये काम लगातार करते ही चली जाती है, इसको हम वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं। और आज नहीं तो कल इसका इफेक्ट स्टॉक की प्राइस में देखने को मिलता है। स्टॉक की प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ती है और साथ ही साथ इन्वेस्टर की वेल्थ भी, और इसी को हम वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा। ये कंपनीज लगातार हाई CAGR देती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर 20% CAGR देती है तो एक इन्वेस्टर की वेल्थ डबल हो जाती है मात्र 3.5 साल में। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का 9 गुना हो जाना पिछले 12 सालों में, थैंक्स टू द 20% CAGR। सेम बजाज फाइनेंस का 22 फोल्ड रिटर्न देना ऑलमोस्ट 30% CAGR के साथ सेम टाइम पीरियड में। और सबका फेवरेट एग्जांपल आयशर मोटर का 18 गुना हो जाना 12 सालों में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी कंपनियों को टाइम लगा है इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ाने में। चार्ट्स में साफ साफ देखा जा सकता है इस ग्रोथ को। इसलिए एक इन्वेस्टर को सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म न्यूज़ और नॉइज को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी स्ट्रांग और वैल्यू क्रिएट करने वाली होती है वो वेल्थ क्रिएट करती ही है। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये चेरी पिक्ड एग्जाम्पल्स थे, जिनको मैंने सिर्फ कंपनीज वेल्थ क्रिएट कैसे करती है ये समझाने के लिए रखा था। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती और लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट करना मीडियोकर कंपनी के बस की बात नहीं होती है। तो ये कंपनीज यूज करती है एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, फालतू के नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहना, ताकि इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतते रहे। लेकिन होता है इसका उल्टा, एसेट्स की बर्बादी, इन्वेस्टर्स का पैसे का गलत यूज। इसलिए ये खेल लॉन्ग टर्म में टिकता नहीं है। एक समय के बाद असलियत सामने आ ही जाती है और ये चीज़ इनकी प्राइस में साफ साफ रिफ्लेक्ट होती है। ये कंपनीज पॉजिटिव रिटर्न देना तो दूर, इन्वेस्टर की वेल्थ को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसी को हम वेल्थ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे पिछले 15 सालों की टाइम फ्रेम देखे तो सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक का 440 से 10 रुपए तक का सफर, पूरी तरह से इन्वेस्टर्स की वेल्थ का खात्मा।
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का नाम तो सभी ने सुना है। 2008 में इसके शेयर की प्राइस 850 रुपये थी और आज 8 रुपये पर है। जेट एयरवेज का अपने इन्वेस्टर्स को बर्बाद करना, 1050 से 50 रुपये तक का सफ़र पिछले 15 सालों में। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनने की तैयारी में हैं जो कि फंडामेंटली वीक है, पर नाम बहुत बड़े बड़े हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, जैसे जोमेटो, पेटीएम और भी है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इन वेल डिस्ट्रॉइंग कंपनीज से दूर रह सके? कोई ऐसा तरीका जिससे हम इन्हें बाय ही ना करें और हमें इनसे कोई लेना देना ही ना रहे? पहला पॉइंट है इस चेकलिस्ट में, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ कंपनी, जैसे फ्रॉड, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट प्रमोटर्स, स्कैम्स, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, या फिर प्रमोटर्स कुछ ज़्यादा ही सैलरी ले रहे हैं। ये ट्रेड्स है एक वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाली कंपनी के। दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव डेट। क्या कंपनी ने हाई डेट ले रखा है बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि डेट पर देना होता है इंटरेस्ट और इससे शेयर होल्डर की वैल्यू बहुत तेजी से खत्म होती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है हाई लेवल डेट से। तीसरा पॉइंट है पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनीज जो कि लगातार वीक फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रही हो, जिसका रेवेन्यू कम हो रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा हो, या फिर प्रॉफिट की जगह कंपनी लॉस फाइल कर रही हो, इनके बहुत चांसेस है कि ये वेल्थ डिस्ट्रॉय करेगी। अब बात आती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। आपको एनुअल रिपोर्ट में से इन फैक्टर्स के बारे में जानना ही होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। उसके लिए सबसे पहले आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है। पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना अच्छा सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ उन सेक्शंस को पढ़ना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज की, जिन्हें इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज भी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इस चेकलिस्ट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। रेवेन्यू का कंसिस्टेंटली ग्रो होना, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ना और प्रॉफिट का होना, और साथ ही साथ लगातार बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, इन मैट्रिक्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा पॉइंट है रेशियोज, जैसे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, पी रेशो, पीबी रेशो। ये सारे रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है। इनको समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक अच्छी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स की। तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी, ब्रांड रिकॉग्निशन, या कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेंडर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मोड भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में मोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी की सक्सेस और परफॉर्मेंस के लिए। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, रिस्क को अच्छे से मैनेज करना, इनोवेशंस पर ध्यान देना और मार्केट के साथ साथ चेंजेस को एक्सेप्ट करना। इन सब के साथ साथ लीडर्स का क्लियर विजन रखना, जैसे कंपनी और एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देना ओवर शेयर होल्डर्स। दिस विल इवेंचुअली क्रिएट वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। और फिर से एक बार मैं कहूँगा, इन सभी फैक्टर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में कॉमन होते हैं। कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स और फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चेकलिस्ट हमें वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स से बचाने पर फोकस करती है, और दूसरी चेकलिस्ट वेल्थ क्रिएटर के मिलने के चांसेस को बढ़ाती है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और फंडामेंटली गुड कंपनीज विद गुड अर्निंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट में लिखें, और ऐसी ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।